उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों के पुष्पों से सजा हुआ गुलदस्ता है। इसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये राज्य न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के कारण देश के गौरव का प्रतीक भी हैं। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, शांत झीलें, कलकल करती नदियां और मनमोहक परिदृश्य प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट भाषाएं, नृत्य, संगीत और पहनावे हैं जो इन्हें अनोखा बनाते हैं। अगर हम बात करें तो असम का बिहू नृत्य, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मेघालय की चेरापूंजी की बारिशें कौन भूल सकता है। ये सभी दृश्य यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आज फिर से आपको इन राज्यों की इस लोक जीवन से, संस्कृति से और यहाँ हो रही गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे। कार्यक्रम है ये पूर्वोत्तर डायरी और इस सप्ताह भी पूर्वोत्तर राज्य की इस अनूठी यात्रा पर मैं आपको लिए चलूंगा, आपका दोस्त कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं। डायरी का ये मुख्य पृष्ठ हमारा सजा होता है किसी एक विशेष पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, कला और समृद्ध परंपरा से। तो हमने बीते हफ्ते 2 राज्यों की चर्चा की, अरुणाचल और असम। आज बारी है मणिपुर की। तो मणिपुर की हम बात करते हैं। श्रोताओं, मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, लोक नृत्य और हस्तशिल्प पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक वो राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए अन्य राज्यों की तरह पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये राज्य लोक नृत्य, शिल्पकला, पारंपरिक खेल, खान पान की अद्भुत विविधता को खुद में समेटे हुए है। नृत्य और संगीत की अगर हम बात करें तो मणिपुर का रासलीला नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। ये नृत्य राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है और इसे गहरी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो थांगता एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है और इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। नुपा पाला ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे सिंबल डांस भी कहते हैं। ये पुरुषों के समूह का एक नृत्य है जिसमें मृदंग और खरताल के ताल पर नृत्य किया जाता है। अब हम पारंपरिक खेलों की बात करें तो मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य है और मणिपुर का खेल इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। जैसे यहाँ का सगोल कांगजेई एक आधुनिक पोलो की तर्ज पर एक खेल है और यहाँ का प्रमुख खेल भी इसे माना जाता है। इसके अलावा और भी प्रमुख खेल हैं जैसे खोंग कांगजेई, ये मणिपुरी हॉकी की तर्ज पर एक खेल है और हियांग तानबा ये एक नौका दौड़ की प्रतियोगिता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ये सभी खेल दर्शाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ और भागीदारी के साथ राज्य भर में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प और हथकरघा की अगर हम बात करें तो मणिपुर का हथकरघा उद्योग भी यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। मणिपुरी शॉल और साड़ियों की बुनाई बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अनोखे डिजाइन और रंग बिरंगे डिजाइन यहाँ पर कढ़ाई में मिलते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प जैसे बांस और बेंत से बनी वस्तुएं भी बहुत मशहूर हैं। पारंपरिक भोजन की अगर हम बात करें तो मणिपुरी व्यंजन सादगी और पोषण से भरपूर होता है। मुख्य खाद्य पदार्थों में यहाँ ज्यादातर चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियां और मछली भी खाद्य पदार्थों में शामिल होती हैं और खासतौर पर यहाँ का एक प्रमुख खाद्य है इरम्बा, जो सब्जियों और मछली का एक मिश्रण होता है। इसके अलावा सिंजू जो पारंपरिक सलाद है और नगड़ी जो एक फर्मेंटेड मछली का एक पदार्थ है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन त्योहारों के अवसर पर
पर भी बनाए जाते हैं। और हम त्योहारों की ही बात करें तो मणिपुर में त्योहारों का विशेष महत्व है, जैसा कि हम तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं, जहाँ संगाई महोत्सव राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ के जनजातीय समुदाय के अनुष्ठान और नृत्य और परंपराएं राज्य की विविधता को दर्शाते हैं। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मणिपुर की संस्कृति, उसकी कला, यहाँ का नृत्य, खेल और खानपान में यहाँ की पूरी संस्कृति झलकती है और ये राज्य अपनी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखता है और उन्हें संजोए हुए है। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है। तो श्रोताओं, अभी हमने बात की मणिपुर की, अब हम डायरी का अगला पृष्ठ खोलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि बीते सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ गतिविधियां हुई। तो आइए हम जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के समाचार। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 2 महावतों को हाल ही में एक नई पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का मौका मिला। उन्हें थाईलैंड के नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट लंपांग में हाथियों के देखभाल कर्ताओं के लिए आयोजित जेंटल ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए नामांकित किया गया। इस प्रशिक्षण में काजीरंगा रेंज के महावत कासिम अली और अगरातोली रेंज के महावत संजीव पेगू शामिल हुए। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन ह्यूमन एलिफेंट लर्निंग प्रोग्राम्स फाउंडेशन हेल्प द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कैद में रहने वाले हाथियों के कल्याण को बढ़ावा देना था, जिसमें वैज्ञानिक समझ और सकारात्मक प्रोत्साहन तकनीकों पर जोर दिया गया। इस प्रशिक्षण में हेल्प फाउंडेशन के प्रमुख प्रशिक्षक एंड्रयू मैकलिन और पोर्टलैंड जोन्स तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर भास्कर चौधरी शामिल थे। इस प्रशिक्षण में नेपाल, लाओस, थाईलैंड और श्रीलंका के महावतों ने भी भाग लिया। दिवसीय प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन 15 और 16 नवंबर को किया गया। ये बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति का एक बड़ा आयोजन है। इसका उद्देश्य केवल बोडोलैंड में ही नहीं बल्कि असम के अन्य हिस्सों तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के साथ ही नेपाल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल बोडो लोगों को एकीकृत करना है। इस महोत्सव का विषय था समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, जिसमें बोडो समुदाय के साथ ही बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिकीय जैव विविधता और पर्यटन क्षमता की समृद्धि का लाभ उठाना भी इसका एक अहम मकसद था। महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये बहुत ही उपयुक्त क्षण है क्योंकि इसने 50 वर्षों की हिंसा को समाप्त कर दिया है और बोडोलैंड अपनी एकता का पहला उत्सव मना रहा है। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि आज का ये अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है क्योंकि 50 साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा,
तीन 4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है। उन्होंने कहा कि रणचंडी नृत्य अपने आप में बोडोलैंड के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। श्री मोदी ने वर्षों के संघर्ष और मध्यस्थता के प्रयासों के बाद नया इतिहास रचने के लिए बोडो लोगों की सराहना की। भारतीय विरासत और परंपराओं में योगदान देने वाली समृद्ध बोडो संस्कृति, परंपरा और साहित्य पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें समृद्ध बोडो संस्कृति, परंपराओं, भाषा और साहित्य की श्रृंखला पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की चुनौतियां और अवसर विषय पर भी एक सत्र आयोजित किया गया। बोडोलैंड क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बोडोलैंड क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अन्य भागों तथा पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान से 5000 से अधिक सांस्कृतिक, भाषाई और कला प्रेमी शामिल हुए। इस महोत्सव को इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से सुधार और हालात से उबरने की बोडो समुदाय की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि का उत्सव है। इस शांति समझौते ने न केवल बोडोलैंड को दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जनहानि के दौर से निजात दिलाई, बल्कि ये अन्य शांति समझौतों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। हाल ही में गारो हिल्स के पुरा खसिया गांव के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने गर्भवती महिलाओं के लिए 10 बिस्तरों की सुविधा शुरू की है। यहां अब गंभीर मामलों का भी इलाज हो सकता है। रानीकोर क्षेत्र में भी ऐसा ही एक ट्रांजिट होम बनाया गया है। इस सुविधा से दूर दराज के इलाकों और खराब मौसम के कारण अलग हो जाने वाले क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए बहुत लाभ हुआ है। गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने में इससे सहायता मिली है। ये सभी प्रयास मेघालय में मातृ स्वास्थ्य सेवा में बदलाव ला रहे हैं। इनसे माताओं की मृत्यु दर पिछले 4 वर्षों में 50% तक कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संपत कुमार ने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य हर मां और बच्चे के जीवन को सुरक्षित बनाना है। श्री कुमार ने कहा कि हमने मेघालय में माताओं की मृत्यु दर में 50% से अधिक की कमी देखी है। हमारा लक्ष्य इसे और भी कम करना है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार हर हफ्ते बैठक करती है और समस्याओं की जांच करती है। इस सुविधा से दूर दराज के इलाकों और खराब मौसम के कारण अलग हो जाने वाले क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। Whenever there is any maternal death occurs, actually we started doing this for last 4 years. We have a detailed review why it happened, what are the reasons. We actually analyze it in a all systematic way. What are the root causes? We do a lot of root cause analysis and try to mobilize the actions to see that such kind of factors, how they would be addressed, so that in future such kind of deaths would not occur. So basically through that constant iterative process, we in fact take very, very concerted action on the ground, and it's a very important exercise for us because every mother's life is so important. We need to save. तमिलनाडु सरकार के सहयोग से 60 डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उन क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता पहुंची है जहां पहले ये सुविधा नहीं थी। अब राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारी हर साल लगभग 80,000 प्रसव पर नजर रखते हैं। एक डेटा प्रणाली की मदद से गर्भवती महिलाओं की देखभाल आसान हुई है और इससे जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हुई है। रानीकोर क्षेत्र में महिलाओं की स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु के मामलों पर चर्चा की गई, जहां नेटवर्क और परिवहन की कमी है। खासकर बारिश के मौसम में इन इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा समय से न पहुंच पाने से ऐसी आकस्मिक मृत्यु हो रही थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से ये मृत्यु दर कम होगी। संपत कुमार ने कहा कि मेघालय के स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले लोग अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस छोटे से सुधार ने दूर दराज के क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है।
जिन्हें पहले सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लंबा सफर तय करना पड़ता था। श्रोताओं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लिटरेचर फेस्टिवल का समापन हुआ है। हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जनजातियों और उप जनजातियों का एक बहुत समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां हैं और इन सभी जनजातियों और उप जनजातियों की भाषा, साहित्य और लोक परंपराओं को संरक्षित करने का और एक मंच पर इन सभी जनजातियों को लाने का ये लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत बड़ा अवसर होता है। और हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी अलग अलग राज्य का अपना एक भाषा, इतिहास है, साहित्य है। तो ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल न सिर्फ एक तरफ वहाँ के साहित्य को संरक्षित करते हैं, बल्कि जो भाग लेने वाले वहाँ पर साहित्यकार और नागरिक होते हैं उनको भी संस्कृति और परंपरा से अवगत करवाते हैं। तो आइए इस लिटरेचर फेस्टिवल पर एक विशेष रिपोर्ट सुनते हैं हमारे संवाददाता से। 3 दिवसीय अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। इसका उद्घाटन 13 नवंबर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने किया था। इस वार्षिक कार्यक्रम में देश और विदेश के प्रसिद्ध लेखक, कवि और कहानीकारों ने भाग लिया। इस वर्ष का थीम था ए न्यू डॉन ऑफ लिटरेचर। अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं। यह लिटरेचर फेस्टिवल इन समुदायों को एक साथ लाने, इनकी मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने और लुप्तप्राय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सत्यनारायण मुंडे और अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण पूर्वी हिस्से में रीडिंग मूवमेंट को अगुवाई करने वाले मुख्य व्यक्ति हैं। सांस्कृतिक विविधता वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश में समाज को आकार देने में साहित्य की भूमिका पर बात करते हुए श्री मुंडेओ ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश लिटरेचर फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी को लोगों को उनकी मातृभाषा में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने में ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। So it's very, very clear now when I see any program, anything is being done in mother tongue, such an impact it makes on the mind of the young people. So I feel so much we have mother tongues have been completely neglected over the decades. The time has come, and this platform like Arunachal Lit Fest and the APLS units in the entire state should work towards producing large number of young people who are confident and writing in mother tongue. That alone can save our society and give a confidence to ordinary people that literature means something to them. It should not be confined to a few elite of the society, but the commonest man should be interested in literature, and that is our culture. लिटरेचर फेस्टिवल अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल होता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में यह महोत्सव परंपराओं को संरक्षित करने, रचनात्मकता को प्रेरित करने और विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। श्रोताओं, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण की भी बात की जाती है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड वो जगह होती हैं जहां झील वाले इलाके होते हैं या दलदल वाली भूमि होती है, और इन इलाकों का संरक्षण हमारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। तो वेटलैंड्स के संरक्षण पर हाल ही में सिक्किम के गैंगटॉक शहर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, और इस कार्यशाला में वेटलैंड्स के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण पर विचार विमर्श हुआ। तो ये कार्यशाला किस तरह से एक वेटलैंड्स की दिशा में सफल संरक्षण का एक कदम था, आइए अपने संवाददाता से विस्तार से ये रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा, हमने अपनी जो एक वर्कशॉप सिक्किम में ऑर्गेनाइज की गई, रीजनल वर्कशॉप ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो हमारी जो वेटलैंड्स हैं इनको हम कैसे संरक्षित करें और इनको कैसे अच्छे तरीके से प्रयोग में लाएं, जिससे कि ये सिक्किम की इकोनॉमी में
और सिक्किम के पूरे इकोसिस्टम में इनका हम कैसे अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं, ये इस विषय में वर्कशॉप आयोजित की गई है। और ये सिक्किम के लिए भी एक प्रेस्टीज का विषय है कि इस वर्कशॉप को पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को चुना गया इस वर्कशॉप को करने के लिए। और ये साथ साथ में ये भी दर्शाता है कि सिक्किम में वेटलैंड का मैनेजमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप में हम सिक्किम में अपने वेटलैंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उनका एक मैसेज था, संदेश था, उसमें भी उन्होंने बोला कि हम पॉलिसी और रेगुलेशन को तो करेंगे, लेकिन इसमें जन सहभागिता बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत महत्ता है। तो इस जितने भी हम अभी आने वाले समय में भी हम मुख्यमंत्री जी के संदेश के अनुसार जन सहभागिता को अपने वेटलैंड के मैनेजमेंट में और अधिक प्रयोग में लाएंगे। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य और भारत सरकार के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। डॉक्टर रमेश on which we all work in the wetlands conservation. First is the centrally sponsored scheme of NPCA, National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems, which is there way back from 1985 onwards. And then the regulatory framework. Initially we had the Wetlands Conservation and Management Rules 2010, followed by the 2017 rules. The capacity building and outreach, like today's workshops, is also one of the component of that. The World Wetlands Day, which we celebrate and all. Then the Ramsar Convention, which you are all aware of. ये प्रयास जैव विविधता को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, डॉक्टर मोटीपल्ली ने कहा। कार्यशाला में तकनीकी सत्र, इंटरैक्टिव चर्चाएं और प्रस्तुतियां शामिल थी। समाधियों और संरक्षण समितियों के सदस्यों सहित कई प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन मुख्य वन संरक्षक कर्मा लेक्से द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। स्मरण हो, यह सामूहिक कार्यशाला सतत वेटलैंड प्रबंधन में संयुक्त प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है, जो पारिस्थितिक संतुलन और सामुदायिक संरक्षण को सुनिश्चित करती है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल। कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।